Hello, hello, hello. Good afternoon to all of you. वेट कीजिएगा एक सेकंड। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है, हम मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ के डिस्कशंस कर रहे थे। उसके रिगार्डिंग हमने पिछले 7 क्लासेस पेडागोजी सीरीज से रिलेटेड बना दी है, जिसमें मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको सोल्व कराया है, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका EMRS का एग्जाम्स हो। बेसिकली ये सीरीज 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 20/20 की सीरीज चल रही, जहाँ पे मैं आपको बेटा 20/20 की सीरीज चल रही, जहाँ पे आपको लगभग ये मानेगा कि मैं आपको पूरे क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में से देखने को मिल जाएंगे। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आपका क्या आंसर आएगा इसका बताओ एक बार। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। भाई करेक्ट सीक्वेंस के बच्चे के विकास में, बच्चे के बालक के विकास की जो करेक्ट सीक्वेंस होता है उनके बारे में पूछा गया है। तो बच्चे के विकास का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा देखिएगा, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ता। अगला ऑप्शन है आपके पास में प्रौढ़ता, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था या शैशव अवस्था है। फोर्थ ऑप्शन से आपके पास में शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। और लास्ट वन आपके पास में है बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, शैशव अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर में देखिएगा बेटा, जो बालक के विकास के, बच्चे के विकास का जो करेक्ट ऑर्डर होता है, उसमें सबसे पहले बच्चे की फैंसी स्टेज आती है, स्टेज आएगी, इन्फेंसी स्टेज आती है। इन्फेंसी को कहा जाता है। देखो, अगर बात करें तो बाल विकास की कुछ अवस्थाएं होती है, बाल विकास की अवस्थाएं, बच्चे के विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में यहाँ। तो जो पहली अवस्था रहेगी बच्चे के विकास की, उस अवस्था को कहा जाता है, ये अवस्था जन्म के बाद होती है। तो प्रथम अवस्था का नाम कहा जाएगा आपका शैशव अवस्था, नाम रहेगा शैशव अवस्था। अवस्था का नाम है शैशव अवस्था, या जिसको कहा जाता है इन्फेंसी पीरियड। क्या बोला जाएगा बेटा, फैंसी पीरियड। इस अवस्था को कहा जाता है इन्फेंसी पीरियड, जो कि 0 से लेकर 2 ईयर तक रहती है। पहली अवस्था है आपकी शैशव अवस्था, इन्फेंसी, जो 0 से लेकर 2 साल तक रहती है। दूसरी अवस्था की बात करूं तो बाल्य अवस्था आती है। बाल्य अवस्था में भी पहली आपकी रहेगी प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी है बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या जिसको कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। और इसका जो समय पीरियड या समय अवधि रहेगा, वो 2 से लेकर 6 साल तक आपका रहता है। वहीं अगर मैं अगली स्टेज की बात करूं तो आपकी जो अगली अवस्था रहेगी वो रहती बेटा उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड। क्या नाम है इसका, उत्तर बाल्यावस्था, या कहें तो लेटर चाइल्डहुड। और इस अवस्था का समय पीरियड रहता है 2 से लेके 12 साल तक। और जो फोर्थ नंबर की स्टेज आती है, जिसको कहा जाता है किशोर अवस्था, इसको तूफान का अवस्था भी कहा जाएगा, किशोर अवस्था।
इस अवस्था का समय पीरियड रहता है आपका 12 से लेकर 18 साल तक। तो ये 4 प्रमुख बच्चे के विकास की अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था है आपकी शैशव अवस्था, जो कि 0 से लेकर 2 साल तक चलेगी। इसके बाद में आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और चौथी अवस्था आपकी रहेगी किशोर अवस्था। तो देखिएगा आपका इसमें सही आंसर कौन सा है, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था के बाद में आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था और किशोर के बाद में प्रौढ़ अवस्था आती है, जो कि किशोर अवस्था के बाद आती है। प्रौढ़ अवस्था पहले नहीं आएगी, शैशव अवस्था के बाद में किशोर अवस्था, ये भी बाल्यावस्था थर्ड पे, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। लास्ट वाले वो देखते हैं बाल्यावस्था किशोर अवस्था। तो आपका जो ए नंबर का आंसर रहेगा वो एकदम करेक्ट रहेगा, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और लास्ट की आपकी प्रौढ़ अवस्था, जिसको अडल्टहुड कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। देखिएगा आप अगला क्वेश्चन कौन सा आंसर सही रहेगा, कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर। विच थ्योरी इनकरेज प्राइवेट स्पीच एंड सेल्फ रेगुलेशंस, विच थ्योरी इनकरेजेस प्राइवेट स्पीच एंड सेल्फ रेगुलेशंस। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना आपको। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्मनियमन की बात करता है, कि भाई प्राइवेट स्पीच की बात किसने की या फिर सेल्फ रेगुलेशंस की बात, कौन सा सिद्धांत या कौन सी थ्योरी आपको निजी भाषण की बात करता है या सेल्फ रेगुलेशंस की बात किस थ्योरी के अंतर्गत की गई है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिएगा, जेरोम ब्रूनर की थ्योरी से संबंधित है या कहें तो जीन पियाजे की थ्योरी से कनेक्टेड है, एटी या लेव वाइगोत्स्की। बताइएगा सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें। तो देखो बेटा, मैं आपको कुछ पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में इसका आंसर कीजिएगा। एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं, ध्यान से देखो, नोट डाउन भी करते चलना साथ में, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर बात की जाए बेटा, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है उनका नाम है बेटा आपका लेव वाइगोत्स्की। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक रहे उनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने बच्चे के जो विकास में या कहें तो बच्चे के संज्ञान के विकास में, ये थ्योरी है बेटा संज्ञान से रिलेटेड। संज्ञान का मतलब रहता है आपके मेंटल एक्टिविटीज, संज्ञान का मतलब रहेगा मानसिक क्रियाएं या बोले तो आप मेंटल एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज आप आपके ब्रेन के थ्रू करते हो, जैसे इमेजिनेशन हो गया, कल्पना हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, दिस ऑल आर कॉग्निटिव एक्टिविटीज एंड दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे इन्होंने समाज और संस्कृति को बच्चे के दिमाग के विकास में, के संज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण माना है, और ऐसा कहना आपके लेव वाइगोत्स्की का है। के बाद अगर बात की जाए तो इन्होंने, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में भाषण की या स्पीच की बात की। इन्होंने बच्चे के विकास में स्पीच को या लैंग्वेज को भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। इन्होंने कहा कि बच्चे के विकास में जो स्पीच रहता है या भाषा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपकी क्लास। तो इन्होंने भाषण या स्पीच को भी बच्चे के संज्ञान के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इन्होंने बच्चे के दिमाग के विकास में 3 तत्वों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था। एक आपका सोसाइटी, बच्चा जिस समाज में रहता है वो समाज बच्चे के दिमाग के विकास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो जिस प्रकार की संस्कृति में बच्चा रहता है, वहाँ की संस्कृति भी बच्चे के, कल्चर भी बच्चे के दिमाग के विकास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और तीसरा इन्होंने कंपोनेंट बताया अपने सिद्धांत में भाषा, कि भाई बच्चा जो भाषा सीखता है, भाषा एक टूल की तरह काम करेगा बच्चे के दिमाग के विकास में, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही बच्चा समाज में कम्युनिकेट करता है। इस प्रकार भाषा बच्चे के दिमाग के विकास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए यहाँ पे भाषा की अगर बात करें, स्पीच की अगर बात करें, तो इन्होंने मेनली 3 प्रकार के स्पीच की बात की थी, जिसमें इनका पहला जो स्पीच इन्होंने 3 प्रमुख स्पीच या 3 प्रमुख भाषा की बात की थी, जिसमें आपका जो पहला रहेगा वो रहता है बेटा आपका सामाजिक स्पीच या सामाजिक भाषण। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला जो भाषण रहेगा या पहला जो भाषा का प्रकार रहेगा वो रहेगा आपका सामाजिक भाषण। इसके बाद अगर बात करें तो जो दूसरा रहेगा बेटा वो रहेगा आपका निज भाषण। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, निज भाषण। वहीं अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो उसको कहेंगे आंतरिक मौन भाषण, आंतरिक मौन भाषण, या जिसको कहा जाता है साइलेंट इनर स्पीच। तो इन्होंने बेसिकली 3 प्रकार के भाषण या स्पीच की बात की थी बच्चे के विकास में। तो देख लेते हैं एक एक का किसका क्या मतलब होता है। सामाजिक भाषण का जो विकास रहेगा बच्चे में 0 से लेकर 3 साल तक आ जाता है।
0 से 3 साल के बीच में बच्चे के बीच सामाजिक भाषण आ जाता है। अब सामाजिक भाषण का मतलब होता क्या है? सामाजिक भाषण का मतलब रहेगा कि बच्चा जब भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने लग जाता है, कि एक छोटा बालक जो रहेगा अपनी बात को बोलने लग जाएगा भाषा के माध्यम से, तो उसी चीज को कहा जाएगा सामाजिक भाषण। अगर बच्चे को किसी भी चीज की आवश्यकता रहेगी तो बच्चा भाषा के प्रयोग के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाता है, इसी चीज को कहा जाता है सोशल स्पीच। बच्चे के मन में किसी भी प्रकार के भाव आ रहे हों, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, किसी भी प्रकार के शब्द आ रहे हों, उनको व्यक्त करने के लिए, उन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए वो जिस भाषा का उपयोग करेगा उसे सामाजिक भाषण कहा जाता है। ये पहला भाषण है जो बच्चे के अंतर्गत विकसित होता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो दूसरा स्पीच रहेगा आपका निज भाषण, और इसका समय अवधि रहती है बेटा 3 से 4 साल से लेकर 6 साल तक आपका डेवलप्ड हो जाता है। एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं रहेगा, 3-4 से लेके आपके 6 तक इसका विकास हो जाता है। निज भाषण या जिसको कहा जाता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब होगा, आपने भी देखे होंगे कि 3 से 6 साल के जो बच्चे रहते हैं वो बहुत सारे खिलौने से खेलते समय खुद से बातें करते हैं कि मैं इस खिलौनों का ऐसे एडजस्ट कर लूँ। मैं आपने देखा होगा सर, छोटे छोटे जो लड़कियां रहती है वो गुड़ियों से खेलते समय क्या करती है, खुद बातें करेंगी कि मैं इस गुड़िया को मकान बनाते हैं, मकान बना के पूरा घर बनाते हैं, फिर खुद से भी बातें करते हैं ना, मैं इस गुड़िया के वाले ऐसे जमा लूँ, अब मैं खाना बनाऊंगी, फिर मैं गुड़िया को खाना खिलाऊंगी। तो ओवरऑल वो खुद से ही बातें करती है, और इसी चीज को कहा जाता है निस्भाषण या प्राइवेट स्पीच, अपने आप से बात करना। ये अपने आप से बात करना बच्चे को खुद को गाइड करना सिखाता है। देखिए 12th के बाद आप भी जानते हो कि बच्चा के गाइडर्स के पास जाता है कि सलाह लेने के लिए, तो निज भाषण बच्चे को गाइडेंस की तरह काम करेगी, बच्ची खुद को गाइड कर रही है। तो इन्होंने कहा कि जो निज भाषण है बच्चे के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके बाद में 6 साल के बाद आता है, 6 साल के बाद जो लैंग्वेज आएगी उसको कहा जाएगा आंतरिक मौन भाषण। यहाँ पे बच्चा अपनी बात को शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से व्यक्त कर रहा था, उसके मन में जो विचार थे ना उसको क्लियरली वो बच्चा बोल पा रहा था। बट आंतरिक मौन भाषण का मतलब है, अगर बच्चा आपसे कुछ गाली देना चाह रहा है, सपोज दैट आपको गाली देना चाह रहा है ना, अगर बच्चा इस स्टेज में तो आपको क्लियरली गाली दे के चला जाएगा, बट अगर बच्चा 6 साल का हुआ ना तो वो मन में गाली दे लेगा आपको, और इसी चीज को क्या कहा जाता है, आंतरिक मौन वाचन। मतलब बच्चा खुद से मन में बातें करना सीख गया है, वो मन में भी बातों को सोच लेता है, उसी चीज को कहा जाता है आंतरिक मौन भाषण। और ये 3 प्रकार के भाषण लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताए थे। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, कि कौन सा सिद्धांत निज भाषण और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है, कि किस व्यक्ति ने प्राइवेट स्पीच की बात की थी। पहला ऑप्शन से आपका रहेगा जेरोम ब्रूनर, सेकेंड ऑप्शन से आपका जीन पियाजे, थर्ड ऑप्शन से हेटी, और फोर्थ ऑप्शन से आपका लेव वाइगोत्स्की। तो कौन सा वाला ऑप्शन से एकदम करेक्ट रहेगा, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों प्रकार के भाषण की बात किसने की थी बेटा, तो तीनों प्रकार की स्पीच की बात करने वाले व्यक्ति थे आपके लेव वाइगोत्स्की। वहीं अगर जेरोम ब्रूनर की बात की जाए तो इन्होंने लर्निंग मॉडल्स दिए थे। जेरोम ब्रूनर की अगर बात की जाए तो उन्होंने खोज अधिगम की बात की थी। खोज अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो जेरोम ब्रूनर ने खोज अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, कि बच्चा खोज कर करके चीजों को सीखता है। वहीं अगर जीन पियाजे की बात की जाए तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बच्चे के दिमाग का विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। लेव वाइगोत्स्की के बारे में आपको मैंने बता दिया, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि बच्चे के संज्ञान के विकास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, स्कल्पचर नीड्स इंटेलिजेंस टू बी सक्सेसफुल, कि एक जो मूर्तिकार होता है, एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति होता है, जो मूर्ति को फ्रेम करता है, उस मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का होने का ज्यादा संभावना है। तो देखिएगा म्यूजिकल इंटेलिजेंसी या फिर स्पेशियल स्थानिक या जिसको देशिक बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। बात अगर की जाए तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी या आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी का मतलब रहता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो संगीत के प्रति संवेदनशील होते हैं, अर्थात वो संगीत की रिदम को, संगीत की ले ताल को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं, उनके प्रति काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये म्यूजिक के प्रति या बात करें तो रिदम के प्रति, स्वर, ले, ताल, इन सबके प्रति अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सेंसिटिव है, इन चीजों को अच्छे से वो समझ पाता है,
इसी चीज को कहा जाता है म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप ले सकते हो बेटा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जो एक बहुत ही प्रमुख गायिका थी, उसमें किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होने की संभावना ज्यादा है, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। आप अरिजीत सिंह को ले सकते हो, उनके पास में भी संगीतज्ञ बुद्धि या म्यूजिकल इंटेलिजेंसी एक अच्छी मात्रा उनके पास में है। उनके पास में और बुद्धिमत्ता भी है, बट उनके पास में सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता कौन सी है, तो उनके पास में रहेगी आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। वहीं अगर देशिक बुद्धि की बात की जाए, तो जिसको स्थानिक बुद्धि भी कहा जाता है, इसका संबंध रहता है बेटा आपके स्पेस से, या कहें तो जगह से, जगह या स्पेस से इसका रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई एक जो मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति होता है, वो मूर्ति को किस रेशियो में बनाना है, उस मूर्ति के आंख, कान, आइस के, नोज के, लिप्स का रेशियो किस प्रकार लेना है, उसको बनाने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वहीं अगर मैं बात करूं इंटीरियर डिजाइनर, आपने देखा होगा बेटा, इंटीरियर डिजाइनर की अगर बात की जाए, तो इंटीरियर डिजाइनर में भी किस प्रकार की बुद्धिमत्ता पाने की ज्यादा संभावना है, देशिक या स्थानिक बुद्धिमत्ता की होने की ज्यादा संभावना है। वहीं आपने देखा होगा कि जब आप घर बनवाते हो, तो आप सिविल इंजीनियर से कंसर्न करते हो, उनसे सलाह लेते हो कि आपको किस प्रकार का बनवाना चाहिए, वो आपको एक मैप बना के देते हैं, तो उनके पास में भी अच्छी खासी देशिक बुद्धिमत्ता है सिविल इंजीनियर। अगर सिविल इंजीनियर की मैं बात करूं, तो उनके पास में भी स्पेशल बुद्धिमत्ता काफी अच्छी मात्रा में रहती है, क्योंकि वो जगह को ठीक प्रकार से एनालाइज करते हैं। अगला ऑप्शन के बाद देखते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी का मतलब रहता है बेटा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी का मतलब है कि अगर आप दूसरे व्यक्तियों के भावनाओं को ठीक प्रकार से समझ पाते हो, दूसरों की जो फीलिंग्स है, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों के संवेगों को जानना कि भाई कोई व्यक्ति कितना गुस्से में है, कोई व्यक्ति कितना अभी किस इमोशंस उसके अंतर्गत सीक्रिएट हो रहा है, अगर आप दूसरे व्यक्तियों को समझ पाते हो, अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को समझ पाते हो, उनकी आवश्यकताओं को अगर आप समझ पाते हो, की आवश्यकताओं को अगर आप समझ पाते हो, तो आपके पास किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का होना ज़्यादा संभव है, तो आपके पास में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी का होना बहुत ज़्यादा संभव है। एग्जाम्पल्स के तौर पर भाई किसकी बात करें, तो एक शिक्षक जो कि बच्चों की भावनाओं को समझता है, शिक्षक के पास में भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी होती है। वहीं अगर बात करूं तो मैं जो नेता रहता है या समाज सेवी की अगर बात की जाए, तो समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके पास में भी आपके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी पाई जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं भाषाई बुद्धिमत्ता, तो भाषाई बुद्धिमत्ता का मतलब रहता है बेटा, भाषाई बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति भाषा को ठीक प्रकार से उच्चारित कर पाएगा, भाषा को उत्पादित करने की, भाषा के उत्पादन की अच्छी क्षमता रहेगी, भाषा को उत्पादित करने की इनके पास में श्रेष्ठ क्षमता रहेगी। जैसे अगर मैं बात करूं कवियों के पास में, क्योंकि कवि लैंग्वेज का एक बहुत ही सटीक ढंग से उपयोग कर पाते हैं, तो उनके पास में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है, उनके पास में बेटा आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। वहीं अगर मैं बात करूं न्यूज एंकर को आपने देखा होगा, वो एक प्रकार से बिल्कुल धारा प्रवाह तरीके से बोलता रहता है बिना रुके, उसमें भाषा को उत्पादित करने की एक अच्छी क्षमता होती है, उसी को कहा जाता है भाषाई बुद्धिमत्ता या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। एक टीचर्स के पास में भी भाषा की अच्छी खासी समझ होती है, एक टीचर्स भी धारा प्रवाह के साथ बोल सकता है, उसके शब्दों में तारतम्यता रहती है, तो इस प्रकार से भाषाई बुद्धिमत्ता इनके पास पाई जाएगी। तो आप बताइए कि एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए किस प्रकार की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता रहेगी, ए, बी, सी, डी। तो बी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन रहेगा, स्पेशल इंटेलिजेंसी, क्योंकि वो जगह के बारे में एनालाइज करके चीजों को सॉर्ट आउट करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवहार बना रहे। देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई नकारात्मक उद्दीपन को अगर आप हटाते हो, तो इसमें से किस प्रकार का किस टेक्निक्स का आपने यूज किया। देखो आपको मैं समझाता हूं बेटा, रीइंफोर्समेंट, पुनर्वलन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। पुनर्वलन शब्द की अगर बात करें, तो इस शब्द को प्रतिपादित या शब्द को यूज करने वाले व्यक्ति कौन थे, स्किनर का सिद्धांत है। स्किनर के सिद्धांत का क्या नाम है बेटा, स्किनर के सिद्धांत का नाम है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में इन्होंने क्या किया बेटा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में उन्होंने पुनर्वलन शब्द को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना, या इसी प्रयोग में इन्होंने पुनर्वलन शब्द को यूज किया।
पुनर्वलन एक प्रकार का आपको इनाम रहता है या कहें तो रिवॉर्ड होता है। जैसे आपने कोई काम किया, जैसे आपने एक पेज नकल, आपने बच्चे से कहा, आपने बच्चे को एक पेज नकल करने को दी, बच्चा एक पेज कॉपी करके लाता, उसके बाद आप उसे एक पेन गिफ्ट कर देते हो अच्छी नकल के लिए, तो जो वो पेन रहेगा उस बच्चे के लिए रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप आपके पापा आपको कुछ गिफ्ट दे देते हैं, तो वो गिफ्ट आपके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है। तो भाई किसी भी काम को करने के बदले आपको जो मिलता है उसी चीज को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट या पुनर्वलन। रीइंफोर्समेंट की अगर बात की जाए बेटा, तो रीइंफोर्समेंट मेनली दो प्रकार का होता है। जैसे बात करें तो एक रहेगा आपका सकारात्मक पुनर्वलन। ध्यान से देखना बेटा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक रहेगा आपका सकारात्मक पुनर्वलन, और वहीं अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा रहेगा आपका नकारात्मक पुनर्वलन। तो दूसरा आपका रीइंफोर्समेंट रहेगा वो रहेगा आपका नकारात्मक पुनर्वलन। अब सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन में बेसिकली अंतर होता क्या है? सकारात्मक पुनर्वलन का मतलब होता है कि भाई किसी चीज को जोड़ने से, किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी व्यवहार को जोड़ने से, अगर आपके व्यवहार करने की, किसी चीज को जोड़ने से अगर आपके व्यवहार की गति में वृद्धि होती है, आपका व्यवहार इंक्रीज होता है, उसी को कहा जाता है सकारात्मक रीइंफोर्समेंट। एग्जांपल्स के तौर पे कि भाई होमवर्क करने के बाद में आपने बच्चे को क्या दे दी? चॉकलेट दे दी। तो चॉकलेट देने से बच्चे का चॉकलेट देना बच्चे को किस प्रकार का काम करेगा? ये एक प्रकार का बच्चे को रीइंफोर्समेंट है। अगर आप बच्चों को चॉकलेट दोगे तो अगली बार उसके होमवर्क करने की दर बढ़ जाएगी, और इसी चीज को कहा जाता है सकारात्मक पुनर्वलन। आपने यहाँ पे चॉकलेट को ऐड कर दिया तो बच्चे के काम करने की दर बढ़ जाती है या व्यवहार की गति बढ़ जाती है, और इसी चीज को कहा जाता है सकारात्मक पुनर्वलन। वहीं अगर मैं बात करूं नकारात्मक पुनर्वलन की, तो किसी नकारात्मक उद्दीपक, किसी नकारात्मक वस्तु को हटा देने से, याद रखना ये रिमूव करना, हटाना शब्द काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये शब्द आपको याद रखना है कि किसी नकारात्मक वस्तु के हटा देने से अगर आपके व्यवहार की दर बढ़ती है, याद रखना किसी भी प्रकार का पुनर्वलन होगा वो हमेशा आपके व्यवहार की दर को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, चाहे वो नकारात्मक पुनर्वलन हो चाहे वो सकारात्मक पुनर्वलन हो। नकारात्मक पुनर्वलन में किसी नकारात्मक वस्तु या फिर विचार को हटाने से, किसी भी चीज को हटाने से अगर आपके व्यवहार की दर बढ़ जाती है तो उसी को कहा जाता है आपका नकारात्मक पुनर्वलन। एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को आपने क्या किया भाई? दूध दिया बच्चे को पीने के लिए, इसमें आपने मिल्क दे दिया बच्चे को। अब बच्चे ने ये दूध, कुछ बच्चे को ज्यादा दूध वैसे पसंद आता नहीं है, तो क्या हुआ? अब आपकी मम्मी ने इसने हॉर्लिक्स मिला दिया। अब ध्यान से देखना, आपने बच्चे को दूध दिया और दूध के ऊपर इस प्रकार की थर की एक लेयर आ जाती है। अब भाई आपकी लोकल लैंग्वेज में इसको कुछ भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो थर कहते हैं, कि भाई दूध के ऊपर थर की एक लेयर आ जाती है जो कि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगर आपने इस थर की लेयर को हटा दिया, अगर आपने इस वस्तु को हटा दिया, थर की लेयर्स को हटा दिया, और तो थर की लेयर हटा देने से बच्चे की दूध पीने की दर बढ़ जाती है। इसी चीज को कहा जाएगा नकारात्मक पुनर्वलन। एक और एग्जांपल से समझिएगा कि भाई आपके रूम में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा बाहर काफी ज्यादा साउंड तेज, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आप रूम में पढ़ रहे हो, गर्मियों का समय है और आपके रूम में पंखा लगा हुआ है, और मान के चलो पंखा भी नहीं है आपके रूम में, आपको बहुत तेज गर्मी लगती है, रूम में आपका पढ़ने में मन भी कम लगता है उस गर्मी की वजह से। तो आपके पिताजी ने क्या किया? आपके लिए एसी का प्रबंध करा दिया, आपके रूम में एसी लगवा दी। अब एसी के लगवाने से क्या हो रहा है? वहां की जो गर्मी थी, उस रूम का जो एटमॉस्फेयर तब बहुत ही ज्यादा हाई हो रहा था, वहां का जो गर्म माहौल था वो रिमूव हो गया। अगर उस गर्मी के, उस हीट के रिमूव हो जाने से आपकी पढ़ने की दर बढ़ जाती है, और इसी चीज को कहा जाएगा नकारात्मक पुनर्वलन। याद रखना, किसी चीज को हटाने से, ये शब्द आपको मिल जाएगा पेपर में, अगर हटाने से व्यवहार की दर बढ़ती है तो इसी को कहा जाता है नकारात्मक पुनर्वलन। याद रखना बेटा, किसी भी प्रकार का पुनर्वलन हो, आपकी व्यवहार की दर हमेशा बढ़ेगी, कभी भी घटती नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा कि नकारात्मक उद्दीपक को जब हटा दिया जाता है तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव पनिशमेंट नहीं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कोई भी उद्दीपक को जोड़ा जाता है, यहाँ पे हटाने की बात की गई है, जोड़ने के सेंस में आपका सकारात्मक पुनर्वलन आ सकता था। नेगेटिव पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट के बारे में बात नहीं की गई है, तो आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा बेटा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसी चीज को कहा जाता है नकारात्मक पुनर्वलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा अगले प्रश्न को देखो बेटा। व्हाट वाज द न्यूट्रल स्टिमुलस? न्यूट्रल स्टिमुलस की अगर बात की जाए इन
न्यूट्रल स्टिमुलस इन इवान पावलोव फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, कि भाई क्लासिकल कंडीशनिंग में जिसका प्रतिपादक किसने किया था, पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रतिपादित किया था। या कहें तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन थे बेटा, आपके इवान पेट्रिक पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक या कहें तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था। देखो आपको याद हो तो पावलोव का जो कंडीशनिंग की थ्योरी थी उसमें सबसे पहले क्या होता था बेटा, अनकंडीशन स्टिमुलस दिया जाता था जो कि रहता था आपका भोजन। भाई भोजन देने से क्या होता था, कुत्ता लार गिराने की क्रिया करता था, या जिसको कहा जाएगा अनकंडीशन स्टिमुलस लार का गिराना। तो ये अनुबंधन से पहले की क्रिया थी, कुत्ते को भोजन दिया जाता था, कुत्ता भोजन को देखकर लार का स्त्राव करता था, ये एक प्रकार की नेचुरल क्रिया है। यहाँ पे आपका जो बेटा यहाँ पे जो आपका भोजन है ये एक प्रकार का प्राकृतिक उद्दीपक है। अब बात करें तो इसके बाद में घंटी CS बजाई जाती थी, उसके बाद में अनकंडीशन स्टिमुलस भोजन दिया जाता था, और इसके बाद में कुत्ता क्या करता था बेटा, लार का स्त्राव करता था। तो ये अनुबंधन के दौरान की क्रिया थी, जब पहले घंटी बजाई, कई बार घंटी बजाई जाती थी, फिर उसके बाद में भोजन दिया जाता था, और उसके बाद में कुत्ता क्या करता था, लार का स्त्राव करता था। जब इस प्रकार की घटना कई बार हो चुकी होती है तो उसके बाद में क्या हुआ, एक समय ऐसा आता है कि सिर्फ घंटी बजाने से, घंटी को कहा जाता है कंडीशन स्टिमुलस, कुत्ता क्या करता था, लार गिराने लगेगा, कि घंटी की आवाज से अगर कुत्ता लार गिराने लगा तो उसका अनुबंधन हो जाता था, और इसी चीज को कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन। और यहाँ पे जो कुत्ते का लार गिराना, वो एक प्रकार से उसकी लार गिराने की अनुक्रिया घंटी की आवाज से बंद चुकी है, और इसी चीज को कहा जाता है कंडीशनिंग होना। तो यहाँ पे बेटा जो आपका घंटी था ना, वो एक प्रकार का न्यूट्रल स्टिमुलस का काम करेगा, ये यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस था। और ये आपका भोजन किस प्रकार का स्टिमुलस है, तो ये बेटा आपके लिए एक नेचुरल स्टिमुलस का प्राकृतिक उद्दीपक का काम करता है। तो भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है, तो भोजन की अगर बात करें तो बेटा भोजन आपका प्राकृतिक उद्दीपक की तरह व्यवहार करता है। सलाइवेशंस की बात करें तो लार का भोजन को देख के गिराना रहेगा, तो वो आपका प्राकृतिक या नेचुरल रिस्पॉन्स रहेगा, या जिसको कहोगे आप प्राकृतिक अनुक्रिया, क्योंकि भोजन को देख के लार गिराना एक प्राकृतिक अनुक्रिया है। वहीं अगर घंटी की आवाज से लार गिराई जाती है तो यहाँ पे ये किस प्रकार की रिएक्शंस हो जाएगी, आपकी कृत्रिम अनुक्रिया, इसको कहा जाएगा आपका कृत्रिम अनुक्रिया। तो देखिएगा यहाँ पे घंटी एकदम करेक्ट आंसर से भाई, न्यूट्रल स्टिमुलस घंटी है। और इवान पेट्रिक पावलोव ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इस कुत्ते का नाम भी आपको याद रख लेना अगर चाहो तो, बेक नामक कुत्ता था जिसपे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिल्ड्रन टिपिकली फील इमोशंस रिलेटेड टू फियर व्हेन दे हैव, बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाएं महसूस करते हैं, बच्चे डरने लगते हैं, डरने के भाव अब बच्चे के अंतर्गत आ जाता है। तो उनमें क्या हो रहा है, बच्चा क्यों डरता है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, या कहें तो उनको ADHD है, ऑटिज्म है, या एंजाइटी डिसऑर्डर है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका एकदम ठीक रहेगा। तो चलिए मैं एक को एक्सप्लेन कर देता हूं। बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का प्रॉब्लम है भाई, बाइपोलर डिसऑर्डर को द्विध्रुवी विकार भी कहा जाएगा, द्विध्रुवी विकार भी कहा जाता है। द्विध्रुवी विकार में क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार की प्रॉब्लम में दो प्रकार की कंडीशंस व्यक्ति के अंतर्गत होती है, दो प्रकार के भाव व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का एक नाम और भी है बेटा, जिसको कहा जाएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर का एक नाम और भी है जिसको कहा जाएगा मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इतना याद रखना बेटा, इसका दो नाम है, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन, यहाँ पे मेन रूप से दो घटनाएं घटित होती है व्यक्ति के अंतर्गत, मेनिया की और डिप्रेशन की। डिप्रेशन, मेनिया का मतलब होता है कि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा हैप्पी रहता है, उस सिचुएशंस को कहा जाएगा मेनिया। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश रहेगा, बहुत हाईली हैप्पी रहेगा, तो उस सिचुएशंस को क्या कहा जाएगा, मैनिक कंडीशंस। और इसी में जब इसमें व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर में व्यक्ति कभी कभी तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा डाउन फील करता है या दुखी रहता है, और जो दुखी रहने के भाव रहेगा उसको क्या कहा जाएगा भाई, डिप्रेशंस कहा जाएगा। तो एक मोमेंट पे मान के चलिए ये व्यक्ति की मीन कंडीशन है, यहाँ पे वो ना ज्यादा खुश है ना ज्यादा दुखी है, तो वो व्यक्ति कभी कभी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो इस प्रकार में उसके द्विध्रुव बनते हैं, और इसी को कहा जाएगा बाइपोलर, द्विध्रुवी विकार, जिसमें मेनिया डिप्रेशंस वाली कंडीशंस बनती है। तो ऐसा तो इसमें कुछ कहा नहीं गया है क्वेश्चंस में। अगला ऑप्शन देखिएगा ADHD। ADHD का मतलब रहेगा बेटा आपका अटेंशन डेफिसिएट, ये उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। समझना ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें होता क्या है, देखो अटेंशन डेफिसिएट, इस प्रकार के विकार में बच्चे का जो ध्यान रहता है उसमें कमी हो जाती है। बच्चा किसी भी चीज पर एक प्रकार से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसका एक जगह ध्यान रुकता नहीं है, इसी को कहा जाता है अटेंशन उसकी डेफिसिएट कम हो जाती है। बच्चा काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, अति से ज्यादा संवेदनशील होता है, वो एक जगह कहीं पर रुककर नहीं बैठ पाएगा। गांव में ऐसा कहा जाता है कि इस बच्चे के पैर में तो चक्की लगी हुई है भाई, क्योंकि भटकता ही रहेगा, इधर उधर भटकेगा, भटकाव की स्थिति में रहता है, एक जगह टिककर बैठ ही नहीं पाएगा, उसका ध्यान लगता ही नहीं है। उसी को कहा जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑटिज्म भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। अगर ऑटिज्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म ये होता है बेटा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, व्यक्ति रूढ़िवादी तरीके से व्यवहार करेगा, इसमें व्यक्ति रूढ़िवादी पुरानी परंपराओं की तरह व्यवहार करेगा। इसमें व्यक्ति असामाजिक होता है, वो समाज में लोग बागों से बात करने से काफी ज्यादा कतराता है, इसमें व्यक्ति असामाजिक होता है। इसमें व्यक्ति में बोलचाल की कमी रहती है, बोलचाल की कमी रहेगी, वो व्यक्ति बोलचाल की कमी रहेगी या कहें तो भाषा की कमी रहेगी, क्योंकि वो व्यक्ति लोग बागों से डिस्कशंस नहीं करता है, रूढ़िवादी व्यवहार करेगा। वहीं अगर बात करें तो ये व्यक्ति एकदम अनुशासन में फिक्स्ड रूटीन, इतना तगड़ा ये रूटीन फॉलो करते हैं भाई, कुछ भी जान चली जाए लेकिन रूटीन नहीं टूटना चाहिए। एक प्रकार से बहुत ही कठिन, जैसे मान के चलिएगा कि ये रूटीन बना लेंगे कि 4 बजे उठना है, चाहे इनको बुखार आ रहा हो, मरने की कंडीशन हो, लेकिन ये उसको फॉलो करेंगे। तो ये भी तो एक मानसिक प्रॉब्लम है कि भाई आपको परिस्थिति के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना चाहिए। अगर आपको फीवर आ रहा है तो उठने की आवश्यकता नहीं है, बट ये व्यक्ति फिक्स्ड रूटीन को फॉलो करेंगे, ये रूढ़िवादी तरीके से व्यवहार करेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से ऑर्थोटाइप या ऑर्थोडॉक्स रहते हैं ये काफी ज्यादा। स्टीरियोटाइपिंग व्यवहार होता है इनका, पुरानी याद रखना बेटा, ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। रूढ़िवादी व्यवहार या स्टीरियोटाइपिंग इनका बिहेवियर होता है। तो देखिएगा ऐसा तो कुछ है नहीं। इसके बाद में अगर बात करें तो एक डिसऑर्डर और बता देता हूं, जिसको कहा जाता है बेटा एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बच्चा डरता है, उसको भय लगता है चीजों से, उस व्यक्ति को चिंता होती है या कहें तो उसको घबराहट होने लगती है। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहा जाता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार। चिंता विकार भी मेनली 2 प्रकार का होता है। एक रहता है बेटा आपका जिसको कहेंगे जीएडी। जीएडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। देखिए इस प्रकार के विकार में क्या होता है, इसे कहते हैं सामान्यीकृत चिंता विकार। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, जो व्यक्ति रहेगा भाई किसी भी चीज से डरता है, किसी भी चीज से उसको डर लगता है, मतलब वो हमेशा डरा हुआ ही फील करेगा। जैसे मान के चलिए रूम में पंखा चल रहा है तो उसको डर लगेगा कि ये पंखा मेरे ऊपर आके ना गिर जाए, बेवजह का चिंता रहती है, उसे पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम रहती है, वो हर चीज से डरता है। अगर वो बाहर पानी फ्रिज को खोलेगा तो उसे डर लगता है भाई फ्रिज में करंट ना आ जाए, सीढ़ियों से उतरेगा तो उसको डर लगता है कि मैं सीढ़ियों से पैर फिसल के गिर के मर ना जाऊं, कार चलाता है तो उसको डर लगता है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए या कार ब्लास्ट ना हो जाए। तो बेवजह के डर लगे रहते हैं, बहुत ज्यादा ही वो प्रॉब्लम में रहेगा, जिसको कहते हैं एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अगर इसमें किस चीज से वो डर रहा है वो एकदम क्लियर नहीं रहता, उद्दीपक इसमें स्पष्ट नहीं रहेगा, वो हर बात से ही डरने लगता है, इसमें उद्दीपक का अभाव रहेगा। वहीं अगर दूसरे डिसऑर्डर की बात करूं तो एक रहेगा आपका पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या, पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है भाई, व्यक्ति किसी विशेष उद्दीपक से डरता है। अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति किसी विशेष उद्दीपक से जब डरता है, किसी फिक्स उद्दीपक से उसको डर लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे कि इस प्रकार के डिसऑर्डर में जैसे मान के चलिए कि किसी की लाइफ में कोई दुर्घटना घटित हो गई है, आज से कुछ समय पहले वो भूकंप का शिकार हो गया, बाढ़ का शिकार हो गया, या भूकंप का वो प्रभावित क्षेत्र में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में वो फंस चुका है कभी, या बाढ़ में ग्रस्त इस प्रकार की सिचुएशंस में वो कभी फंसा हुआ है। तो कुछ सालों बाद, कुछ समय के बाद में जब वो अपनी उस पुरानी सिचुएशंस को जहां वो फंसे हुए थे या किसी भी इंसिडेंट को वो याद करता है तो उसे घबराहट होने लगती है, उसी को कहा जाता है पैनिक डिसऑर्डर। इसमें उद्दीपक क्लियर रहता है, इसी चीज को कहा जाएगा पैनिक डिसऑर्डर। अब देखिएगा कि बच्चे को डर लगा रहता है तो ये किस प्रकार की प्रॉब्लम है भाई, एक प्रकार का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका चिंता विकार। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, हु प्रपोज्ड द बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट। अगर बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका अल्बर्ट
बांडुरा। बांडुरा ने अपने सिद्धांत में जिसको कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में जो अल्बर्ट बांडुरा थे उन्होंने बोवेडोल को एक माध्यम माना था, उन्होंने बोवेडोल पर एक्सपेरिमेंट किया था। एरिक्सन्स की अगर बात की जाए तो एरिक्सन्स ने मनोसामाजिक विकास को सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन्स के द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत में इन्होंने बेटा 8 अवस्थाओं की बात की थी, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर पावलाव की बात करें तो पावलाव ने बेटा शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, शास्त्रीय अनुबंधन को सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो कुत्ते पर इनका एक्सपेरिमेंट था। वहीं अगर वाइगोत्स्की की बात की जाए तो वाइगोत्स्की ने बेटा आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था कि बच्चे के दिमाग के विकास में समाज का और संस्कृति और भाषा का प्रमुख रोल रहता है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, अर्थात बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर रहेगा आपका अल्बर्ट बांडुरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन मास्लो हायरार्की नीड्स द टॉप लेवल नीड्स इज नोन एज अ। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के बारे में मैंने आपको बता रखा है। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में कितनी प्रकार की आवश्यकताओं की बात की गई है, तो मेनली 5 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में बताया था, जिसमें नीचे की आप पहली आवश्यकता रहेगी आपकी शारीरिक आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता रहती बेटा आपकी सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता संबंध की आवश्यकता, चौथी आपके सम्मान की आवश्यकता और पांचवी रहेगी आपकी आत्मीकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता। अब देखना मैंने आपको बताया था कि जो नीचे की जो 4 आवश्यकता है ना, इनको कहेंगे कमी की आवश्यकता। नीचे की 4 आवश्यकताओं को कमी की आवश्यकता कहा जाता है। वहीं ऊपर की जो टॉप लेवल की आवश्यकता कहेगी उसे कहा जाता है ग्रोथ नीड। क्या नाम है उसका? ग्रोथ नीड। तो लास्ट की जो एक आवश्यकता है इसको ग्रोथ नीड्स कहा जाता है और नीचे की 4 आवश्यकताओं को डेफिशिएंसी नीड कहा जाएगा। तो मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्ष आवश्यकता को क्या कहा जाएगा? एफिशिएंसी नीड, ग्रोथ नीड, इंपोर्टेंट नीड या डेफिशिएंसी। तो नीचे की जो 4 आवश्यकताएं हैं बेटा इनको तो कहा जाता है आपका डेफिशिएंसी नीड, और जो ऊपर की लास्ट वन वाली आवश्यकता इसी को कहा जाएगा ग्रोथ नीड्स। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका कौन सा? सॉरी बेटा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ग्रोथ नीड या डेफिशिएंसी आवश्यकताएं या विकास की आवश्यकताएं। आगे बढ़ते हैं। द टर्म सेरिबल पाल्सी वॉज द इंट्रोड्यूस एंड पॉपुलराइज। सेरिबल पाल्सी जो शब्द दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सेरिबल पाल्सी जो कि आरपीडब्ल्यूडी 2017, इसका फुल फॉर्म रहेगा राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को 2017 में प्रतिपादित किया था और इसके अंतर्गत टोटल बेटा 21 प्रकार की समस्याओं को एक बच्चे को में समाहित किया था कि एक जो विकलांग टाइप के व्यक्ति रहेंगे उनमें उनकी कैटेगरी को 21 भागों में बांटा गया था। तो राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज याद रखना, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये एक एक्ट बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जो कि 2017 में बना था और इस एक्ट में 21 प्रकार की प्रॉब्लम को जोड़ा गया था, जिसमें से एक प्रॉब्लम थी जिसको कहा जाएगा सेरेबल पॉलिसी। और इस सेरेबल पॉलिसी शब्द को प्रतिपादित करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे सर विलियम ओस्लर। याद नाम रखना है आपको, विलियम ओस्लर के द्वारा आपके सेरेबल पॉलिसी नामक शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा विलियम ओस्लर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब कोई बच्चा किसी भी बुनियादी शैक्षणिक कौशल को सीखने में सक्षम नहीं है लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिभाशाली है, एक बच्चा है जो बेसिक कौशल्स को, उसके जीवन के बेसिक एजुकेशन चीजों को नहीं सीख पाता लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिभाशाली है, तो बच्चे के मूल्यांकन के लिए तकनीक कौन सी लागू होगी? देखिएगा। तो ओवरऑल बेटा ये क्वेश्चंस जो पूछा गया है, इस क्वेश्चंस का आधार मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चंस का जो आधार रहेगा वो रहेगा आपकी समायोजन की युक्तियां। समायोजन की युक्तियां। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई इस क्वेश्चंस का सही आंसर कौन सा रहेगा। कि जब कोई बच्चा किसी बुनियादी कौशल को सीखने में असक्षम है, मतलब वो एजुकेशन में ओवरऑल अच्छा नहीं है बट वो किसी और क्षेत्र में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर देता है, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? कौन सी समायोजन की युक्ति इसको कहा जाएगा? इसको ओमिशंस कहा जाएगा, सब्स्टिट्यूशंस कहा जाएगा, कंपनसेशन कहा जाएगा या मॉडिफिकेशंस कहा जाएगा? सही आंसर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसका बेस्ट आंसर कौन सा है। तो आज के लिए इस क्लासेस को यहीं पे समाप्त करता हूं। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कि विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। आज के लिए काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।